Hello everyone, welcome class 12th. Class today we will proceed with the topic of central bank. तो क्लास टॉपिक काफी इजी है. हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अबाउट सेंट्रल बैंक, द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. थोड़ा सा ट्रिकी आपको जो पॉइंट लगेगा वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट अगेन क्लास की इफ यू विल अटेंड द लेक्चर वेरी केयरफुली, यू विल लिसन टू ईच एंड एवरी वर्ड इन द लेक्चर, you will definitely find all the topics very easy. Okay, so आपको अपने पार्ट पे काम करना है कि आपको बहुत ध्यान से लेक्चर अटेंड करना है जिससे आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो लेट्स प्रोसीड. क्लास सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में एपेक्स बैंक होता है. What is the meaning of the word apex? Apex का मतलब होता है टॉप पोस्ट, सुप्रीम बॉडी, सबसे ऊपर बॉडी. सभी बैंक्स, वेदर प्राइवेट वेदर पब्लिक, कोई भी किसी भी तरह का बैंक हो, सभी के सभी बैंक सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं. दैट मीन्स जो टॉप मोस्ट बॉडी है, जो उनका हेड है सभी बैंक का, वो क्या होता है? सेंट्रल बैंक. इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम सबको पता है. तो फटाफट सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी. आई जस्ट टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपेक्स. एपेक्स मीन्स सुप्रीम बॉडी, द टॉप मोस्ट बॉडी that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. You can see the importance in the definition itself. कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. क्या? एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935. क्लास प्लीज ये डेट्स आप जरूर याद रखो क्योंकि एमसीक्यूज में ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स आ सकती है. Am I clear? RBI was established on April 1, 1935 under Reserve Bank of India Act 1934. तो RBI एस्टेब्लिश हुआ April 1, 1935 और एक्ट कब पास हुआ? 1 year बिफोर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. अदर एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल बैंक, जैसे यूके का जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड. जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम. तो एवरी developed country, or I can simply say all the financially developed countries have their own central bank. क्योंकि एक हेड चाहिए, एक बॉडी चाहिए जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करे. इज दैट क्लियर क्लास? सो डेट्स में अगेन आपको कह रही हूँ कि डेट्स जरूर याद रखना कि कब एस्टेब्लिश हुआ. April 1, 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. Yes class, so basically the functions of central bank can be categorized into 4 major categories. Currency authority, banker to the government, bankers bank, controller of money supply and credit. Class, before proceeding with the individual functions in detail, मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में बैठाओ. पहले आपको जो ब्रॉड हेडिंग्स है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, functions of central bank can be categorized into 4 broad categories. The category is currency authority, banker to the government, bankers bank, controller of money supply and credit. Okay, now let's proceed with each heading in detail. Yes class, so the first point is currency authority, bank of issue. क्लास सेंट्रल बैंक को हम बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है. सोल मीन्स ओनली अथॉरिटी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है. किस चीज की? टू इशू पेपर करेंसी. सिर्फ और सिर्फ जो पेपर करेंसी है उसे इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है. क्लास हाँ, एक बात बस आपको ध्यान रखनी कि आरबीआई सारी पेपर करेंसी इशू कर सकता है एक्सेप्ट 1 रूपी नोट. ध्यान से सुन लो इस चीज को, एक्सेप्ट 1 रूपी नोट एंड कॉइन्स. ये 2 चीजें जो है ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इस चीज को अच्छे से समझ लो क्लास.
बिकॉज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, आरबीआई के पास पावर है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास पावर है कि वो करेंसी इशू करे, वो पेपर करेंसी प्रिंट कर सकती है। एंड 1 रुपी नोट और जो कॉइन्स हैं वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ध्यान रखना। रेस्ट जितने भी पेपर करेंसी है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, वो इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई। तभी आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ इशू। ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विद एसेट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लास ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास अगर करेंसी इशू करने की भाई अथॉरिटी है तो वो कितनी भी करेंसी इशू कर देगा, ऐसा नहीं है भाई। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आरबीआई कितनी भी करेंसी इशू कर देगा। आरबीआई उतनी ही करेंसी इशू कर सकता है जितने उसके पास एसेट्स हैं, यानी आरबीआई करेंसी अनलिमिटेड इशू नहीं कर सकता। कितनी करेंसी इशू कर सकता है? जितनी वो एसेट से बैक कर सके, मतलब जितने एसेट्स हैं उसके इक्वल। ऐसा इसलिए किया जाता है क्लास कि अनलिमिटेड करेंसी अगर किसी भी कंट्री ने इशू कर दी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी एंड मतलब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए जितनी भी करेंसी आरबीआई इशू करेगा उसे एसेट से बैक करेगा, यानी जितने वैल्यू के एसेट्स हैं उतनी वैल्यू की ही करेंसी इशू हो सकती है। यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या है क्लास? यहाँ पे एसेट्स का मतलब आपका क्लियर कट है, गोल्ड कॉइन्स, ओके, फॉरेन सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट की लोकल करेंसी सिक्योरिटीज, ये सब आता है यहाँ पे एसेट्स में। ठीक है, समझे? गोल्ड कॉइन्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो गई, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गई, ये सब आएगा आपका एसेट्स में। ओके, एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई, कि हमने आरबीआई को ही अथॉरिटी दे रखी है नोट प्रिंट करने की, नोट इशू करने की। इसके एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। भाई पूरे देश में जो भी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं वो एक ही अथॉरिटी प्रिंट कर रही है, वो है आरबीआई, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, सेम रहते हैं नोट्स। ऐसा नहीं अगर 3-4 बैंक नोट प्रिंट करेंगे तो कोई किसी कलर का कर रहा है, कोई किसी कलर का कर रहा है, किसी की पेपर क्वालिटी अलग है, किसी की पेपर क्वालिटी अलग है, ऐसा नहीं। पूरी कंट्री में एक सोल अथॉरिटी है। इससे क्या होता है? पूरी कंट्री में जो भी नोट्स करेंसी सर्कुलेट हो रही है वो बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म है। इट गिव्स सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। यस क्लास, आपने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? वैसे तो डिटेल मीनिंग है, बट करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। पब्लिक के हाथ में, पब्लिक के पास जितनी करेंसी है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट होता है। पब्लिक के पास जितनी करेंसी है वो भी किसका पार्ट है? मनी सप्लाई का पार्ट है। तो जब आरबीआई करेंसी इशू करता है तो यानी कि वो मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्या होता है मनी सप्लाई? करेंसी विद द पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है? अरे जब आरबीआई प्रिंट करेगा करेंसी तभी तो पब्लिक के पास होगी, यानी आरबीआई किसको इन्फ्लुएंस करता है? मनी सप्लाई को। It enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. इस वजह से अब भाई गवर्नमेंट को कंट्रोल करना कितना आसान है। एक ही अथॉरिटी नोट प्रिंट कर रही है तो गवर्नमेंट को सिर्फ किसको सुपरवाइज करना है? सेंट्रल बैंक को। भाई 10-15 बैंक्स तो है नहीं जो नोट इशू कर रहे हैं कि बैंक को अलग अलग, गवर्नमेंट को अलग अलग बैंक्स को देखना है। एक सिंगल बैंक है सेंट्रल बैंक, तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक बैंक को, एक अथॉरिटी को सुपरवाइज करना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। यस, कि एक अथॉरिटी होने से जो करेंसी की वैल्यू है वो स्टेबलाइज रहती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होती बहुत ज्यादा। तो चाहे इंटरनल वैल्यू हो यानी कंट्री के अंदर की वैल्यू हो, चाहे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज हो, एक्सटर्नल वैल्यू क्या रहती है? स्टेबलाइज। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। अब क्लास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो टर्म वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग क्लास? ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी टर्म है येट वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्लास क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है कई बार उसके बजट में डेफिसिट शो होता है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट? डेफिसिट का मीनिंग होता है कमी, जब पैसा कम पड़ जाए, ठीक है। तो क्लास कई बार क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट हो जाता है, डेफिसिट का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, कि खर्चा गवर्नमेंट का ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम था तो पैसे कम पड़ गए, डेफिसिट हो गया। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है, किससे? सेंट्रल बैंक से। किससे बोरो करती है? सेंट्रल बैंक से। भाई जब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया तो गवर्नमेंट किससे पैसा बोरो करेगी, लोन लेगी? सेंट्रल बैंक से। अब गवर्नमेंट किस तरह लोन लेती है वो ध्यान से सुनो। क्लास क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट ऐसे लोन नहीं लेती, गए डॉक्यूमेंट पे साइन करे पैसा ले आए, नो। गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ोगे जब हम पार्ट बी करेंगे, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर करेंगे और बिजनेस फाइनेंस करेंगे तब आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे, बट अभी भी समझो आप। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल बैंक को एक सिक्योरिटी इशू करती है जिसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल। इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसकी डिटेल आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? ट्रेजरी बिल देती है सेंट्रल बैंक को, एक पेपर, एक सर्टिफिकेट देती है, और उस पेपर के बदले उससे क्या लेती है? मनी। अब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसे कैसे देता है? बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी। समझो इस चीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को ट्रेजरी बिल देती है, उसके बदले सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसे देता है, ठीक है। तो पैसे कैसे देता है? बाय इशूइंग न्यू करेंसी। आपको इस चीज को समझना है। सेंट्रल बैंक गिव्स मनी बाय इशूइंग न्यू करेंसी, और ये जब न्यू करेंसी प्रिंट होती है इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्यों बोला? क्योंकि डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो, आर यू गेटिंग दिस क्लास? जो डेफिसिट यानी कमी को पूरा करने के लिए जो फाइनेंसिंग की जा रही है इससे क्या बोला जा रहा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। बस आपको सिंपल सी चीज समझनी है, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है, पैसे कम होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को ट्रेजरी बिल इशू करती है, उसके बदले सेंट्रल बैंक मनी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे? बाय इशूइंग न्यू करेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो फाइनेंसिंग डेफिसिट को पूरा करने के लिए करी जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये फंक्शन क्लियर हुआ क्लास। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट फंक्शन। Yes class, next function is banker to the government. So you can see from the heading, इनसे हमें समझ आ रहा है कि जिस तरह हम लोगों के अकाउंट्स बैंक में होते हैं, SBI में, PNB में, कैनरा बैंक में, एंड वो बैंक्स हमारे लिए जिस तरह से हमारे लिए काम करते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट के जो बैंक अकाउंट्स हैं या जो गवर्नमेंट का जो बैंक है वो कौन सा होता है? RBI। यानी कि RBI क्या है? बैंकर टू दी गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक काम करता है, जिससे बाकी कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए काम करते हैं। भाई हमें अगर लोन चाहिए तो हम SBI कोई भी कमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं, राइट। वो हमारे बिहाफ पे EMI की पेमेंट्स करते हैं, रिसीट्स लेते हैं, होता है। इसी तरह RBI जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब आप ध्यान से सुने, इस पॉइंट को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। RBI acts as a banker, agent and a financial advisor to the central government and all the state governments। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे RBI 3 काम कर रहा है। RBI is playing 3 different roles। क्या क्या? Banker number 1, agent number 2 and financial advisor number 3। अब हम पढ़ेंगे एज अ बैंकर RBI क्या क्या कर रहा है, एज एन एजेंट क्या कर रहा है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर क्या कर रहा है। नंबर 1, एज अ बैंकर कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी बैंकिंग के काम है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है, बैंकिंग बिजनेस है, वो सब RBI कर रहा है। मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। यस, जैसे हमारे जो बैलेंसेस हैं हमारे सेविंग अकाउंट में रखे जाते हैं, हम भी तो पैसा डिपॉजिट करते हैं। बिजनेसमैन का जितना भी पैसा होता है वो करंट अकाउंट में रखा जाता है। सिमिलरली गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बैलेंसेस हैं, वो RBI उसके लिए करंट अकाउंट मेंटेन करता है, राइट। तो RBI करंट अकाउंट ओपन करता है जिसमें गवर्नमेंट के सारे बैलेंसेस होते हैं।
एक्सेप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया कि बैंक क्या करता है, आरबीआई वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट करता है। गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, क्लास हमने जस्ट अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि जब भी गवर्नमेंट को डेफिसिट हो जाए या गवर्नमेंट के पैसे कम पड़ते हैं, बजट में डेफिसिट हो जाता है, तो गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है। क्या तरीका होता है लोन लेने का, भी आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई को ट्रेजरी बिल देती है, आरबीआई उसके बदले मनी देता है बाय इशूइंग न्यू करेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, ये हमने अभी डिस्कस करा है, तो आई होप कि आप सबको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया। एज एन एजेंट आरबीआई क्या काम करता है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेट, तो ये जितना भी पब्लिक डेट होता है सेंट्रल बैंक उसको मैनेज करता है। तो एज एन एजेंट इट मैनेजेस द पब्लिक डेट। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, नाम से ही पता चल रहा है, द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट टू फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता रहता है, किस चीज पे, ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। सिंपल सी बात है अभी, इकोनॉमिक मैटर्स पे, फाइनेंशियल मैटर्स पे एंड मॉनेटरी मैटर्स पे। तो यू कैन सी कि ये तीनों रोल है ये आरबीआई कैसे प्ले करता है। तो आपको तीनों रोल का इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए क्लास, क्योंकि एग्जाम में कोई भी फंक्शन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाएगा, द सेंट्रल बैंक मैनेजेस पब्लिक डेट, विच रोल इज प्लेड बाय सेंट्रल बैंक इन द अबव लाइन, ए पार्ट बैंकर, बी एजेंट, सी फाइनेंशियल एडवाइजर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको अच्छे से पता होगा कि यस एज एन एजेंट वो पब्लिक डेट मैनेज करता है, तो यू विल डेफिनेटली टिक द करेक्ट ऑप्शन, एजेंट। ओके, सेंट्रल बैंक एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस क्लास, द नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। क्लास अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, सिमिलरली सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बैंक का काम करता है। क्लास देखो, हमारी कंट्री में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, राइट? तो कोई एक हेड होना चाहिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उन सभी बैंक्स को रेगुलेट कर सके। आपको देखो, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, कितनी सारी ब्रांचेस हैं उनकी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी तो चाहिए जो इन सब को रेगुलेट कर सके, इन सब को सुपरवाइज कर सके, एंड वो अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल बैंक, द एपेक्स बैंक। क्लास सेंट्रल बैंक बाकी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जो काम कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए करते हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, जो ये हमारे लिए करते हैं, ठीक है क्लास? आप समझ, कितने सारे कमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, कोटक महिंद्रा है, मतलब बहुत सारे बैंक्स हैं, यस बैंक है। जो ये काम हमारे लिए करते हैं वही काम आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के फंक्शन है। आप देखो, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। क्लास हम सबको पता है कि बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आता है, अभी हमने उसमें पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक में हमने पढ़ा था कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है, बैंक सबका लोन नहीं देता, उसका कुछ परसेंट बैंक एज ए रिजर्व रखता है, किसके पास? आरबीआई के पास। Commercial banks are required to keep a certain proportion of their deposit known as CRR, cash reserve ratio, with the central bank. जितना डिपॉजिट आया, आप सबका सब लोन नहीं दे सकते, उसका कुछ प्रोपोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ता है। In this way, central bank acts as a custodian of cash reserves of commercial bank. यानी कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व उसका कस्टडियन है, उसका आप कह सकते हो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि आरबीआई ने उसे अपनी देखभाल में, अपनी देखरेख में रखा है। समझ आ गई बात? कमर्शियल बैंक का जितना डिपॉजिट आता है उसका कुछ प्रोपोर्शन वो किसके पास रखते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है? आखिरी रास्ता। यानी जब कभी कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम पड़ जाए, वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर पाए और वो सारे कोशिशें कर ले, इधर से पैसा मांगे, उधर से पैसा मांगे, उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा हो, ऐसे केस में उनके पास लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो एक कहते हैं कि उनके पास हेल्प रहती है, वो किसकी रहती है? आरबीआई की। समझ आ रही है क्लास बात?
When commercial banks fails to meet their financial requirement from other sources, जब वो पूरे हाथ पार मार ले, पूरी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं से भी किसी भी सोर्स से उनको फाइनेंशियल हेल्प ना मिल रही हो, they approach the central bank to give loans and advances as lender of last resort. Then they can go to the central bank and central bank से वो लोन मांग सकते हैं. सेंट्रल बैंक लोन कैसे देता है? बाय डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये सेंट्रल बैंक का तरीका है लोन देने का. इसकी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन मांगने गया है तो सेंट्रल बैंक लोन कैसे देगा? बाय डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये तो आपको पता ही है. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. यस क्लास, इस फंक्शन को ध्यान से समझो, बच्चे इस फंक्शन में जनरली कंफ्यूज होते हैं. सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर. क्लास पहले इस पॉइंट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो. क्लास जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उन सब के अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास. मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हम लोगों का अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका अकाउंट किस में होता है? आरबीआई में. उनका अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक के पास सभी बैंक्स के अकाउंट है. ठीक है. अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? जब एक दो तीन बैंक्स के आपस में ट्रांजैक्शन होती है, उन्हें सेटल करता है. समझो, सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट. यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है कि बैंक्स के आपस में जो भी क्लेम्स है उन्हें सेटल करता है. देखो मैं आपको ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा. फॉर एग्जांपल क्लास, बैंक ए है, ध्यान से सुनो. बैंक ए को बैंक बी को पे करने हैं ₹4,000. ठीक है. बैंक ए हैज टू पे ₹4,000 टू बैंक बी. ठीक है. वहीं पे बैंक बी को बैंक ए को देने हैं ₹3,000. ध्यान से देखो, बैंक ए को बैंक बी को ₹4,000 देने हैं, वहीं पे बैंक बी को बैंक ए को ₹3,000 देने. अब आरबीआई के पास बैंक ए का भी अकाउंट है, बी का भी अकाउंट है. अब आरबीआई क्या करेगा? इस ट्रांजैक्शन को सेटल कर देगा. कैसे सेटल कर देगा? भाई ए ने बी को 4,000 देने हैं, बी ने ए को 3,000 देने हैं. तो आरबीआई क्या बोलेगा बैंक ए को कि तुम डायरेक्टली ₹1,000 दे दो. किसको? बैंक बी को. तो इस तरह आरबीआई क्लेम सेटल करता है. भाई पहले बैंक ए जाके बी को 4,000 देगा, फिर बी वहां से ए को 3,000 देगा. तो आरबीआई वहीं के वहीं सेटल कर देता है. आरबीआई सीधा कहता है ए को कि आप ₹1,000 किसको दे दो? बी को. सेटल हो गया क्लेम. इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन. क्योंकि सभी बैंक में, फिर कह रही हूँ, सभी बैंक्स का जो ये सीआरआर है, कैश रिजर्व है, सभी बैंक के अकाउंट किस में होते हैं? आरबीआई में होते हैं. तो सभी के अकाउंट जब आरबीआई में है, सेंट्रल बैंक में, तो सेंट्रल बैंक क्लेम सेटल कर देता है. सिंपल. डेबिट क्रेडिट करके वो सीधा बोले ए को बी को तुम ₹1,000 दे दो. इज दैट क्लियर क्लास? अच्छा, अब आता है एज अ सुपरवाइजर. ये जो है आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए एज अ सुपरवाइजर काम करता है. सुपरवाइजर का मतलब तो क्लास आपको समझ आ ही गया कि सभी कमर्शियल बैंक्स पे नजर रखना, उन्हें कंट्रोल करना, ठीक है, उन्हें रेगुलेट करना. ये सिंपल फंक्शन है. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, बैंक ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? आरबीआई से लेनी पड़ेगी. अगर किसी बैंक को लिक्विडेट होना, खत्म होना है, अगर वाइंडिंग अप होनी है किसी बैंक की, तो वहां पे कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई. मान लो दो बैंक्स को मर्ज होना है, दो बैंक्स को आपस में मर्ज होना है, मर्जर करना है, वहां पे भी किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? आरबीआई से. तो बेसिकली ये है सुपरविजन, ये है रेगुलेशन कि भाई आपको नई ब्रांच ओपन करने का लाइसेंस चाहिए, आपको अपना बैंक एक्सपैंड करना है, आपको किसी और बैंक के साथ मर्ज होना है, या आपको वाइंड अप, बैंक को बंद होना है, वाइंडिंग अप होनी है. तो इन सब चीजों के लिए जो है आरबीआई आता है. ठीक है. तो आरबीआई रेगुलेट करता है ये सब. और क्लास एक चीज और आपको समझनी है कि आरबीआई बैंक्स को सुपरवाइज कैसे करता है? बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन. टाइम टू टाइम आरबीआई इंस्पेक्शन करता है बैंक्स की, देखते हैं वहाँ काम कैसे चल रहा है, क्या हिसाब किताब है. ओके. बैंक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं
उस हर चीज पे आरबीआई नजर रखता है, तभी तो आरबीआई एपेक्स बॉडी है, तभी तो आरबीआई हेड है बैंक्स का। भाई वो सुपरवाइज कर रहा है, आपको नई ब्रांच खोलनी है तो आरबीआई देख रहा है, आपको वाइंडिंग अप करनी है, वाइंड अप होना है तो आरबीआई देख रहा है, अगर आपको भाई अपने बैंक को एक्सपैंड करना है, मर्जर होना है तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। एंड टाइम टू टाइम आरबीआई कंट्रोल करता है बैंकिंग को, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है, बैंक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं एनुअल उनको चेक करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है आरबीआई पूरी नजर रखता है बैंक्स पे। ऐसा नहीं है कि भाई बस एपेक्स बॉडी अब कहने की, नहीं, पूरी नजर रखी जाती है। इज दैट क्लियर? क्लास, आज जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था देयर आर 4 मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक, जिसमें से जो 3 फंक्शंस हमने आज कंप्लीट करे हैं वो है सोल इशू, मतलब जो सोल अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशू कर, जो बैंक ऑफ इशू कहते हैं सेंट्रल बैंक को, सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी। देन वी स्टडीड बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है। देन थर्ड बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, सभी कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर है, उनका सुपरवाइजर है, उन्हें रेगुलेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, राइट, कंट्रोल और रेगुलेट करता है सभी कमर्शियल बैंक्स को। अब जो 4th फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट ट्रिकी, जो हमारा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर अपने ही काफी सारे सब पॉइंट्स हैं। तो क्लास, इसलिए आज की क्लास में मैं ये 3 फंक्शंस तक क्लास रोक रही हूँ, बिकॉज द 4th फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्वाइट ट्रिकी। तो ऐसा ना हो कि सारे फंक्शन हम आज ही कर ले तो वो मगअप हो जाए माइंड में, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अभी फर्स्ट 3 फंक्शन, सेंट्रल बैंक का इंट्रोडक्शन और ये फंक्शन अच्छे से अपने माइंड में सेटल करो, अच्छे समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ। कोई डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट in the next class we can proceed with the 4th function, that is controller of money supply and credit. Is that clear class? कोई भी डाउट है तो you can mark it in the comment box.